यस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? बढ़िया हो? ओके, चलिए अपने को अभी वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है। जानते हो सबको? ओके, तो अभी शिखर धवन की भी वापसी होने वाली है। ये 4 प्लेयर्स अवेलेबल है ओपनर के लिए, ठीक है। शुभमन गिल को अभी फीस दी बाहर भेज दी। देखिए, इसमें से विराट कोहली राइट हैंडेड बैट्समैन है, जानते हो। रोहित शर्मा राइट हैंडेड बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या है नहीं इसमें। शिखर धवन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और ये कौन है? केएल राहुल राइट हैंडेड बैट्समैन, करेक्ट। चारों अलग अलग टीम के प्लेयर्स हैं, लेकिन खेलते हैं इंडिया के लिए। सो अब इसमें हम लोगों को ओपनर सेलेक्ट करना है, पहला ओपनर जो स्ट्राइक पे आएगा। तो अब टीम मीटिंग हुई, उसमें राहुल द्रविड़ ने बोला कि राहुल द्रविड़ किसी से पंगा नहीं लेता है। तो राहुल द्रविड़ ने बोला कि अपन एक काम करते हैं, सबके नाम की चिट्ठी डालते हैं, और जिसकी चिट्ठी आएगी वो ओपनिंग पे जाएगा, ठीक है। सबको जाने की इच्छा, तो क्यों झगड़ा करना। तो उन लोगों ने स्पेशल गेस्ट बुलाया सचिन तेंदुलकर को कि चिट्ठी निकालो। सचिन तेंदुलकर ने चिट्ठी निकाली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका फेवरेट कौन है? आपका फेवरेट ये है कि ये है? चलो ठीक है, आरसीबी का प्लेयर। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि विराट कोहली की चिट्ठी निकलेगी? बताइए। 1/4, क्योंकि ये 4 नाम डाले थे, उसमें से एक नाम विराट कोहली का है। सही है कि नहीं है? सही। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने चिट्ठी निकाला, नाम पढ़ा, एक स्माइल दिया, और फिर सस्पेंस क्रिएट किया कि जो बैट्समैन की चिट्ठी निकली है वो राइट हैंडेड बैट्समैन है, इतना बताया। नाउ दैट यू हैव द इंफॉर्मेशन कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो विराट कोहली है? 1/3, क्योंकि राइट हैंडेड में अब कौन बाहर हो गया? शिखर धवन बाहर हो गया। अब बचे ये 3 में से एक रहेगा। पहले वो 4 में से एक था, जब वो पैदा हुआ था तब तो वो लाखों में से एक था, फिर वो 11 में से एक हुआ, फिर वो 4 में से एक हुआ, अब वो 3 में से एक हुआ। सही है कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऐसी तो हो रही है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नैरो डाउन होते जा रही है। सो गिवन दैट ही इज द राइट हैंडेड बैट्समैन, प्रोबेबिलिटी दैट द बैट्समैन इज विराट कोहली इज 1/3, करेक्ट। अगर ये गिवन है कि जो चिट्ठी निकली है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इज विराट कोहली इज 0, बिकॉज विराट कोहली इज नॉट अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। बराबर? नाउ गिवन दैट हिज नेम स्टार्ट्स विद R, what is the probability that he is Virat Kohli? 0, because his neither first name nor the second name starts with R. सही बात है कि नहीं? क्या नाम है इसके बच्चों का? आमिका और आकाश। बच्चों का भी नाम स्टार्ट में होता है ना। एक का नाम V से रखे, एक का नाम A से रखे। ये सब आपकी बोर्ड एग्जाम के बीच में हुआ होगा, जो दूसरे बच्चे का नाम वगैरह रखा गया है ना। तो बड़ा आइडिया बड़ा रखते हैं आप लोग, क्यों पेपर में आने वाला था क्या? हाँ, उसके बेटे का नाम क्या है, बहुत ही एकदम जनरल नॉलेज से अपडेटेड रहते हो आप लोग ने। सही है, सही है, गुड, है ना। ओके, आज मैं भी मेरा जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए जाने वाला हूँ शाम को। आज नितिन गडकरी जी के साथ में सब नागपुर के CSCW लोगों की मीटिंग है, तो वो उनको हम लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में तो बताना, मेरे दिमाग में तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आज शाम को मीटिंग है हमारी। आप में से कोई वोटर टाइप का होगा तो चलना, है ना। बाकी तो सब माइनर लोग ही हो, है ना। वैसे CA लोग अपने आर्टिकल्स को और अपने स्टाफ को लेके जा सकते हैं, इसलिए। सो मैं जा रहा हूँ आज शाम को, इसलिए आज सुबह आपकी डबल क्लास ले लेता हूँ, है ना, ताकि शाम की क्लास मिस होने का गिल्ट ना हो। शाम की क्लास मिस करना पड़ेगा उसके लिए मुझे। सो हाँ जी, तो मिस्टर विराट कोहली के सिलेक्ट होने के चांसेस वैसे तो 1/4 है, बट गिवन दैट ही द बैट्समैन सिलेक्टेड इज अ राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑटोमेटिकली अपनी सैंपल स्पेस हो गई 3 लोगों की। अब 3 में से विराट कोहली एक है, सो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? 1/3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना है। हमने यहाँ पर क्या लगाया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गिवन दैट समथिंग हैज हैपेंड, आवर डिनोमिनेटर रिड्यूसेस, उसमें से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमको वो देखना रहता है। गिवन दैट ही इज अ राइट हैंडेड बैट्समैन। सो अब देखिए, इसमें से विराट कोहली और शिखर धवन ये दोनों दिल्ली में पैदा हुए हैं, ओके, मतलब दिल्ली के हैं बेसिकली, और दिल्ली के लिए खेलते नहीं है,
क्योंकि खैर दिल्ली भी नहीं जीती कभी, लेकिन दे आर बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, ओके, जब वो रणजी वगैरह में खेलते थे। और फिर रोहित शर्मा और केएल राहुल दूसरे शहरों के, राइट। अब गिवन दैट द बैट्समैन, अब वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला साइड में रख दो, सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ इतना बोला कि भाई जो चिट्ठियां है वो किसी दिल्ली के बैट्समैन की हैं। तो अब विराट कोहली के चांस कितने हैं? 1/2, बिकॉज द सैंपल स्पेस कंप्राइजेस ओनली ऑफ 2 पीपल, विराट कोहली एंड शिखर धवन। उसमें से फेवरेबल आउटकम हमारे लिए है विराट कोहली, तो 1/2। समझ रहे हो? सो वैसे तो हो सकता है कि कंडीशन जैसे हमने लगा दिया वैसे ही सैंपल स्पेस नैरो डाउन हो गई, उसमें से हो सकता है अपना आउटकम गायब भी हो गया, हो सकता है अपना आउटकम ही चला गया, तो फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। लेकिन अगर उस कंडीशन में अपने फेवरेबल आउटकम्स कुछ बचे हैं, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोग कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं, ओके। अब कार्ड्स का गेम खेलते से उनो वगैरह जो खेलते हैं आप, तो उसमें अब आप चश्मा पहन के बैठे हो, ठीक है। तो अब मैं नहीं भी चाहूँ तो आपके चश्मे में आपके कार्ड्स का कलर दिख जाता है ना। उतना क्लियरली नंबर नहीं दिखता है, क्योंकि ऐसे बहुत ध्यान से देखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कलर तो दिख ही जाता है ना। अब आपके पास में बहुत सारे कार्ड्स हैं। अब उसमें से जो ब्लैक कार्ड होता है, कौन सा होता है उन्होंने? ड्रॉ 4, वाइट, खेले हो कभी? खेले ना। सो यस, ड्रॉ 4 और वाइट वगैरह। तो अब मुझे दिख रहा है कि आपके ब्लैक कार्ड खेल रहे हो। टोटल 4 ड्रॉ 4 होते हैं और 4 वाइल्ड होते हैं उन्हों में। सो गिवन दैट आप ब्लैक कार्ड खेल रहे हो, ये मुझे दिख गया। अब उसके ड्रॉ 4 होने के चांसेस कितने हैं? 1/8, 1/2, 4 आउट ऑफ 8, क्योंकि टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 8, उसमें से ड्रॉ 4 कितने हैं? 4। समझ रहे हो क्या? चलिए ठीक है। अब मान लो उन्हों में जीतने के लिए आपको आपका कलर कौन सा है मुझे पता है, आपके पास एक ही कार्ड बचा है, मुझे कलर तो दिख रहा है आपकी आंखों, आपके चश्मे में उसका कलर दिख रहा है, से उसका कलर दिख रहा है मुझे येलो। अब मेरे पास में मैं जो कार्ड ऊपर खेलने वाला हूँ वो कार्ड है ग्रीन, बट फिर भी एक चांस है कि आपका नंबर मैच हो जाएगा और आप जीत जाओगे, ठीक है। तो मुझे नंबर नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं ग्रीन का समझो नंबर 2 खेलता हूँ और आपका नंबर वाला कार्ड ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, ड्रॉ 2 वगैरह नहीं है। नंबर वाले कितने कार्ड्स पॉसिबल हैं? 10 है ना, 1 से 9 और एक 0। नंबर वाले 10 कार्ड्स पॉसिबल है आपके। ये मुझे समझ आ गया कि नंबर वाला कार्ड है, लेकिन वो नंबर 2 है कि 4 है कि 7 है वो नहीं समझ में आ रहा है। सो नाउ टेल मी, गिवन दैट द कार्ड इज येलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 2? 1/10। हर बार आपने क्या किया? आपने उस सैंपल स्पेस में से फेवरेबल आउटकम्स निकाला। वैसे तो पूरे पैक में 2 नंबर वाले 4 कार्ड्स होंगे या शायद 8 होंगे, आई डोंट नो कैसा रहता है, अब याद नहीं मुझे, 4 रहते हैं, ओके। सो 4 कार्ड्स, चारों नंबर का एक। लेकिन अब गिवन दैट मैंने वो नंबर सिलेक्ट कर लिया है, अब उसके अंदर में नंबर 2 होने के चांसेस है 1/10। समझ रहे हो? तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, इनफैक्ट इसमें होगा भी शायद, यस ये रहा, ये देखिए, नहीं ये तो फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन वाला है। इसमें आएगा तब देखेंगे हम लोग। देखिए एक एग्जांपल, सपोज यू हैव 7 कार्ड्स, ओके, आपके पास 7 कार्ड्स हैं, उसमें से 4 कार्ड्स रेड है, और रेड कार्ड में से, अच्छा 4 कार्ड्स रेड है आपके पास, जो 7 कार्ड्स हैं। बहुत इजी सा एग्जांपल है, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। अब उस 7 कार्ड्स में से 1, 2, 3, 4 कार्ड्स रेड हैं। अब उसके अलावा इसमें ये एक किंग है, ये रेड का किंग है, ये भी रेड का किंग है, एंड बाकी दूसरे कार्ड्स हैं। इज दिस वेरी क्लियर टू यू? कार्ड्स हम लोग जो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं वो खेल रहे हैं। अब ये जो किंग है ये ब्लैक का किंग है बेसिकली, और ये बाकी ये जो 2 किंग्स है वो रेड के किंग्स है। नाउ गिवन दैट आप 7 कार्ड्स में से कोई भी रैंडमली एक कार्ड खेलोगे वैसे नॉर्मली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग? 3/7। बट इफ आई एम सेइंग दैट द कार्ड दैट यू आर प्लेइंग इज रेड, अब प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इट इज अ किंग? 2/7, रॉन्ग आंसर। 2/3, रॉन्ग आंसर। 2/4, करेक्ट आंसर।
अरे बेटा मैंने क्या कहा, गिवन दैट इट इज अ रेड कार्ड, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग। अब गिवन दैट इट इज अ रेड कार्ड जैसे ही बोल दिया, आपकी सैंपल स्पेस में अब ये 4 ही बचे हैं, इसमें से किंग कितने हैं, 2 हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसा करना है। नाउ दूसरा तरीके से पूछता हूं, गिवन दैट द कार्ड इज अ किंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कार्ड? 2/3। ध्यान से देखिए, गिवन दैट द कार्ड इज अ किंग, तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो गया, 3 कार्ड्स, उसमें से रेड कार्ड कितने हैं, 2। ये 3 सैंपल स्पेस आ गया, उसमें से रेड कितने हैं, 2। सो द आंसर इज 2/3। आना है क्या समझ में? तो ऐसा आपको सैंपल स्पेस रिड्यूस करना है, उसमें से फिर फेवरेबल आउटकम्स गिनना है। इसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड। न्यू कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड। अभी तक हम लोग ने ए प्लस बी पढ़ लिया था, ए बी पढ़ लिया था, ए माइनस बी भी कल पढ़ लिया हमने। अभी नया आ गया ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत काम का फॉर्मूला है, सिर्फ याद मत कर लो, याद तो आगे हो ही जाएगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन द कंडीशन दैट बी हैज हैपेंड। अब यहां पर मान लो मैंने इवेंट ए क्या डिफाइन किया था, इवेंट ए डिफाइन किया था गेटिंग अ किंग, इवेंट बी डिफाइन किया था गेटिंग अ रेड कार्ड। आपने तो मुझे खुद ही बताया कि गिवन दैट रेड कार्ड आ गया तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 2/4। 2/4 बताया था आपने, क्योंकि गिवन दैट इट इज अ रेड कार्ड, 4 रेड कार्ड्स हैं, उसके अंदर में किंग्स कितने हैं बताइए, 2। सो द आंसर इज 2/4। किंग गिवन दैट रेड कार्ड इज देयर, द आंसर इज 2/4। अग्री? ये फॉर्मूले से कैसे आता था देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ आउट ऑफ टोटल 7 कार्ड्स हाउ मेनी आर बोथ रेड एंड किंग, 2। सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2/7। न्यूमरेटर हो जाएगा 2 आउट ऑफ 7। समझ रहे हो क्या? 7 में से 2 कार्ड ऐसे जो रेड भी है और किंग भी है। अब ओवरऑल बी मतलब की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, ओवरऑल क्या है रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी 4/7। तो देखो ये आंसर ले देकर के कितना आता है, 2/4। 2/7 डिवाइडेड बाय 4/7। सो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड, इट्स अ किंग गिवन दैट इट इज अ रेड कार्ड इज 2/4। तो लॉजिकली भी समझना है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी उसका आना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूले की मदद से कई बार सॉल्व करना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, मतलब ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि बी की जो सैंपल स्पेस है उसके अंदर में ए भी कम हो रहा है, ए कम हो रहा है साथ साथ, बी तो हो ही रहा है, वो तो गिवन है, उसके साथ साथ में ए कम हो रहा है, वो न्यूमरेटर बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द फॉर्मूला? तो ये उसका लॉजिक है। नाउ ऑन द सेम लाइंस यही तो इवेंट डिफाइंड है, इवेंट ए मींस गेटिंग अ किंग, इवेंट बी मींस गेटिंग अ रेड कार्ड। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कार्ड गिवन दैट इट इज अ किंग, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, बी गिवन ए, क्योंकि ए हो चुका है ऐसा दिया है, किंग प्ले कर दिया है, अब रेड का है कि ब्लैक का है ये हमको पता करना है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, टोटल किंग्स कितने हैं, टोटल किंग्स कितने हैं वो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, क्योंकि वो हो चुका है। अब उसमें रेड किंग्स कितने हैं वो हो गया डिनोमिनेटर, अब उसमें रेड कितने हैं, किंग्स के साथ साथ रेड ऐसे कितने हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब बी इंटरसेक्शन ए बोलो चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात तो एक ही है, दोनों इवेंट हो रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, बट ऑब्वियसली डिनोमिनेटर चेंज हो गया क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई। व्हाट इज दिस, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो न्यूमरेटर तो हो जाएगा अगेन 2/7, क्योंकि ऐसे 2 कार्ड्स हैं जो किंग रेड दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे कितने कार्ड्स हैं, 3 जो कि किंग्स हैं। सो द आंसर इज 2/3। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उतने सैंपल स्पेस में से अब साथ साथ में दूसरे इवेंट के भी चांसेस कितने हैं साथ साथ में, तो इसलिए इंटरसेक्शन, और नहीं लिखा, यूनियन नहीं लिखा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ए तो हो ही रहा है। अब ए जब हो रहा है तब बी कितनी बार हो रहा है ओवरऑल में से,
तो डिनोमिनेटर ये जो ओवरऑल 7 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 2/3। ये अपन लोग ने डायरेक्टली भी यही समझा था। इनिशियली आप लोग ने मुझे ए गिवन बी के थोड़े अलग अलग आंसर्स दिए थे, बट अल्टीमेटली डिड यू अग्री दैट 2/4 सही आंसर था, लॉजिकली भी सही था। तो अभी आंसर ये दोनों आ जाएंगे। अब ये कब वर्क करता है, ऐसा कंडीशनल का फॉर्मूला कब यूज करना है, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर तो बहुत आसान रहता है, इंडिपेंडेंट है तो फिर देखो इफ इंडिपेंडेंट तो क्या होगा, देखिए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फॉर्मूला यही लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला है। बट अगर इंडिपेंडेंट है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बताइए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और डिनोमिनेटर तो है पी ऑफ बी, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, पी ऑफ बी, तो क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट्स इट। सो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए के चांसेस गिवन दैट बी हैज हैपेंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉर्मली, मतलब ए के चांसेस चेंज हो ही नहीं रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ रहे हो क्या, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मीनिंग ही तो वही होता है कि बी के होने या ना होने से ए की प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए ए गिवन बी विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए। एंड ऑन सेम लाइंस कैन यू थिंक अबाउट इफ इंडिपेंडेंट, then what will be the probability of b given a, ultimately probability of b, क्योंकि उसमें भी आप लिखोगे a intersection b अपॉन probability of a which is nothing but independent है, तो ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं p of a अपॉन p of into p of b अपॉन p of a, तो a कट गया, बचा probability of b। इंडिपेंडेंट है तो नीचे जो लिखा वो अप्लाई हो जाएगा, वो हम लोग अभी तक कर ही रहे थे, हम लोग एक के होने के कारण दूसरे की प्रोबेबिलिटी को चेंज नहीं कर रहे थे। अब इंडिपेंडेंट कब रहेंगे, इंडिपेंडेंट तब रहेंगे जब समझो हम लोग एक पैक में से कार्ड निकाल रहे हैं और फिर दूसरे पैक में से कार्ड निकाल रहे हैं, तो पहले क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अभी हम लोग वही पैक में से कार्ड निकाल के उसी पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। जब एक गिवन दैट वो रेड है, अब किंग्स उसमें से 2 हैं, 4 रेड थे उसमें से 2 किंग्स हैं, तो यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। वही अगर मैं दूसरे 7 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालता था तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग वुड हैव बीन इंडिपेंडेंट ऑफ रेड कार्ड, सो दैट्स द लॉजिक। ओके, अगर इंडिपेंडेंट है तो बहुत आसान। एंड इसी को थोड़ा सा शफलिंग किए, अगर आपको ये तो आता ही है, इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये तो आता ही है आपको। और अगर इसी को थोड़ा शफलिंग किए तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये उधर चला जाएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू पी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड। या तो फिर इसको भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी गिवन ए। समझ रहे हो क्या? इसी को थोड़ा सा हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाएंगे तो हमको एक दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा जो इसी से डिराइव हो रहा है। कभी अगर आपको P of A दिया है और P of B given that A has happened दिया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, P of A intersection B whether or not they are independent। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो P of B given A तो P of B रहेगा, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी तो वैसे ही सेटिस्फाई हो रही है, देख लीजिए आप, है ना। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो भी ये फॉर्मूला ट्रू रहेगा। एंड इसी का दूसरा वेरिएशन है P of B, B दिया है, B की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज, दोनों तरीके से आपको P of A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा। कुछ आया क्या समझ में? सो इसकी मदद से हमको अभी कुछ क्वेश्चंस करना है ना। एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, कल मैंने पेपर सॉल्व करके अपलोड किया है, मिला क्या आपको? आपके ग्रुप में भेजा था, तो मैंने देखा कि काफी आसान क्वेश्चंस थे। स्टैटिस्टिक्स के 40 में से एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे। एक क्वेश्चन में उनका ऑप्शन ही गलत था, मीडियन के चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत था। मैंने उसको डबल टेबल चेक भी किया, लेकिन उसका आंसर ऑप्शन में गलत दिया था। ऐसे केस में स्टूडेंट को मार्क्स दिए कि नहीं दिए, आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर हम लोग घर पे बुला नहीं सकते, ठीक है। आप लॉ और अकाउंट्स का पेपर बुला सकते, और बुला भी लिए तो कुछ पता नहीं चलेगा मार्क किस में मिला किस में नहीं, ऑब्जेक्टिव वन।
ठीक है, लेकिन बाकी 39 क्वेश्चंस तो करेक्ट भी थे और उसमें से 35 तो बहुत ही आसान थे, बिलीव मी। और जैसे हमने कल वो किया था ना मल्टीपल वाला, मल्टीपल ऑफ 7 और 11 वाला, वैसे 2 क्वेश्चन आए थे वो पेपर में, आखिरी आखिरी में ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब और फिर मैंने देखा कि एक ही टाइप के 2-2 क्वेश्चंस थे, एक ही टाइप के। तो मतलब अगर आपको एक आता है तो दूसरा भी फिर वैसे ही वही तरीके से बन जाएगा। कई कई बार ऐसा देखा मैंने, एक ही टाइप के 2-2। तो और प्रोबेबिलिटी से कोई बहुत हाई फंडू हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, हम तो क्लास में बिल्कुल एक्सट्रीम तक के जाने वाले आगे। लेकिन आई पर्टिकुलरली दिस एग्जाम वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब इनफैक्ट इट वाज वेरी इजी, एटलीस्ट जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। मैथ्स वाला आई कैन नॉट कमेंट अपॉन, बट देन स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिले, 18 स्टूडेंट्स को अगर 80 एंड अबव मिले हैं, इसका मतलब मैथ्स भी बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा, ठीक है। एंड कितने स्टूडेंट को 60 के ऊपर मिले उसका तो काउंट ही मुझे याद नहीं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट्स। सो इसलिए अगर आपका भी पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बट अगर आप चैप्टर को छोड़ के नहीं जाते तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया ना, कुछ स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही छोड़ के चले जाते हैं, और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस आए थे ना वो बिल्कुल डायरेक्ट, वो यूनिवर्सल फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। 3 वैल्यूज दिए, उसमें से एक चौथे निकालना है, इतना आसान क्वेश्चन। उस टाइप के 1-2 थे, फिर इजी थे वो, मल्टीपल वाले 2 आए थे प्रोबेबिलिटी के। इंडेक्स नंबर में वो सैलरी कितनी होना चाहिए वाले क्वेश्चन आए थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले, एकदम इजी, और वैसे 2 आए थे। तो आप बस वो पेपर देखना, वो जो वीडियो का है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वैसे मेरे टेलीग्राम में मैंने 4 जनवरी या 6 जनवरी के आसपास शेयर किया है, वो फाइल सेक्शन में मिल जाएगा आपको पेपर। तो उसमें एटलीस्ट आपको तो मैथ्स भी करना है, ये मैथ्स स्टैट्स एलआर के क्वेश्चंस देख लेना, एक आइडिया लगता है कि व्हाट लेवल ऑफ डिफिकल्टी टू एक्सपेक्ट, एंड एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो भाई अपनी हालत उतनी भी खराब नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। इन अ सर्टेन कॉलेज 25% students failed in physics, 15% students failed in chemistry, and 30% students failed in at least one of the subject. Okay, at least one. One student is selected at random. ये फिजिक्स केमिस्ट्री से बचने के लिए यहाँ तक आए थे अपन, लेकिन अब आ गया है उसमें कितने परसेंट बच्चे फेल हो रहे हैं आगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही, एक स्टूडेंट आपने रैंडमली सिलेक्ट किया, टोटल कितने स्टूडेंट है आपने को पता नहीं, एक स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, ओके, एंड देन देयर आर टोटल 12 क्वेश्चंस, ओके, एक एक करके। सिर्फ ये 3 डेटा पॉइंट्स दिए अपने को, इसके बेसिस में 12 क्वेश्चन बना के पूछ डालें। तो कैसे अप्रोच करना है देखिए, मैं यहां पर P ऑफ P लिख रहा हूं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन फिजिक्स, कितना लिख रहा हूं 25/100 एज पर द क्वेश्चन। P ऑफ C मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन केमिस्ट्री इज इक्वल टू 15/100, समझ रहे हो क्या। एंड तीसरा लिख रहा हूं P ऑफ, ये देखो 30% फेल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू, तो उसको मैं P यूनियन C लिख रहा हूं, ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं, P ऑफ P यूनियन C, फेल्ड इन आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बोथ, P यूनियन C, समझता है आपको, एटलीस्ट वन इज गिवन एज 30/100। ये 3 वैल्यूज लिख लिया। अब तीनों में डिनोमिनेटर जो है उसको सिंप्लीफाई करके 20 तक ला लिया, ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए आगे का। आप 100 पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको डायग्राम में बताना चाहता हूँ इसलिए उसको 20 पे ला लिया, ओके। ये चॉकलेट वाले डायग्राम में समझाना चाह रहा हूँ इसलिए। अब देखें क्या हो रहा है इसमें, एक टीचर है, मान लो उनके 20 स्टूडेंट्स हैं, अब 20 में से 25% बच्चे फिजिक्स में फेल होते हैं, मतलब 20 में से कितने हैं 5, डू यू अंडरस्टैंड। 20 में से 15% बच्चे केमिस्ट्री में फेल होते हैं, मतलब 3, और 30% बच्चे दोनों में से कम एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो कितने हो गए 6, डू यू एग्री। अब वो टीचर ने क्या किया, एक बहुत बड़ी चॉकलेट खरीदा जिसके अंदर में ऐसे 10x2 इतने सारे उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। सो 10x2 भी नहीं, 20x2, क्योंकि 20 बच्चे हैं ना, हर एक बच्चे के लिए 2 पार्ट्स रखा। वो बच्चा अगर फिजिक्स में फेल होएगा तो उसका एक पार्ट टीचर खा जाएगी खुद ही, फेल हुआ इसको नहीं दे रहे हैं। अगर वो बच्चा केमिस्ट्री में फेल होएगा तो उसका केमिस्ट्री वाला पार्ट खा जाएगी। अगर वो बच्चा दोनों में फेल हो गया, दोनों पार्ट खा जाएगी। अगर वो बच्चा दोनों में पास हो गया तो बच्चे को दोनों पार्ट्स मिलेंगे, सही है।
अगर सिर्फ फिजिक्स में फेल हुआ, केमिस्ट्री में पास हो गया, तो कितने पार्ट मिलेंगे उसको? बच्चे को एक टुकड़ा मिलेगा उसका। ये एक एक बच्चे के दो दो टुकड़े। वो बच्चे के टुकड़े मतलब बच्चे के चॉकलेट के टुकड़े। एक एक बच्चे को चॉकलेट के ऐसे 2 पीसेस दिए जाएंगे। पास हुआ तो फिजिक्स में पास हुआ तो 1 पीस मिलेगा, केमिस्ट्री में पास हुआ तो और 1 पीस मिलेगा। ठीक है, ऐसा सिंपल सा हिसाब रखना। अब टीचर तो बड़ी खुश हो गई कि अरे बढ़िया, 5 और 3 और 6 इतने सारे पीसेस खाने मिलेंगे। टीचर ने खुश होना चाहिए कि बच्चे के फेल होने पर? नहीं। लेकिन अब भाई चॉकलेट का मामला, तो 5 और 3 और 6, तो ये गलत कैलकुलेशन है कि सही कैलकुलेशन है? गलत कैलकुलेशन। 5 + 3 + 6 ये तो नहीं ना होता है, क्योंकि इसमें तो वो इंक्लूडेड है ना भाई। जब आप एटलीस्ट 1 बोल रहे हो तो उसमें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर टीचर ने मार्किंग करना शुरू किया स्टूडेंट वाइज। तो टीचर ने देखा कि 5 बच्चे फिजिक्स में फेल हुए, तो ऐसे 5 पीसेस मार्क कर दिए, तो मेरे को पक्का मिलने वाले, पक्का है। अब 3 बच्चे केमिस्ट्री में फेल हुए, अगर टीचर बाहर के 3 पीसेस मार्क कर देते इसके अलावा दूसरे बच्चों के, तो टोटल 8 हो जाएंगे बच्चे जो फेल हुए। सही है कि नहीं? जबकि 8 होना नहीं चाहिए, टोटल कितने बच्चे होना चाहिए? 6। अगर ये अंदर के तीनों पीसेस मार्क कर दिया तो 5 ही बच्चे रहेंगे जो फेल हुए। इसका मतलब ओवरलैपिंग कितना है? ओवरलैपिंग 2 है, और एक एक्स्ट्रा ऐसा बच्चा है जो सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुआ है एंड फिजिक्स में फेल नहीं हुआ है। कुछ समझ रहा है क्या? सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हुआ है, फिजिक्स में फेल नहीं हुआ है। तो ऐसे करके टोटल 6 ऐसे स्टूडेंट्स मिले who have failed in at least one of the subject। उसमें से कुछ ऐसे हैं who have failed only in physics, कुछ ऐसे who have failed only in chemistry, कुछ ऐसे who have failed in both। बट इसका मतलब है 14 ऐसे बच्चे जिनको उनकी पूरी चॉकलेट मिलने वाली है, who have not failed in either chemistry और फिजिक्स, दोनों में पास हुए हैं। सही है कि नहीं? सो ये 6 का जो आंकड़ा है ये हमको मदद करता है इन फाइंडिंग आउट भी कॉमन कितना है। एंड यही कॉमन हम लोग हमारे यूनिवर्सल फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। कॉमन मतलब कि इंटरसेक्शन, फेलिंग इन फिजिक्स एंड फेलिंग इन केमिस्ट्री। अगर हमने ये 3 इवेंट बराबर डिफाइन कर दिया तो हम लोग हमारे यूनिवर्सल फॉर्मूले की मदद से क्या कैलकुलेट कर सकते बताइए? हम लोग फर्स्ट वाला कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, which is equal to probability of P plus probability of C minus probability of P union C। ये यूनिवर्सल फॉर्मूले में थोड़ी शफलिंग किया। वैसे रेगुलर फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड में यूनियन रहता है, उधर माइनस में इंटरसेक्शन रहता है, बट उसी को ऐसा लिख दिया तो भी चलता है, बिल्कुल अलाउड है। सो P of P plus P of C minus P of P union C। बताइए न्यूमरेटर क्या हो जाए, पहला वैल्यू क्या है? P of P 5/20, दूसरा वैल्यू 3/20, तीसरा वैल्यू 6/20। देखो फॉर्मूले से भी आंसर वही आ रहा है जो चाहिए था। कितना आ रहा है? 8 - 6 2, 2/20। So how many students out of 20 have failed in both the subjects? 2। So the probability of failing in both the subjects is 2/20। So ये हमको ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया, 2 out of 20। आया क्या समझ में? तो यूजिंग दोस 3 वैल्यूज हमने फेलिंग इन बोथ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। P of P plus P of C minus P of at least 1। फेलिंग इन बोथ की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है? अब हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, ओके? यहां तक लिख लो, डायग्राम पे बना लो, क्योंकि आगे आपको काम में आएगा। बराबर उसमें 20 पार्ट्स रहना चाहिए, और ऐसे ही उसका बराबर नंबरिंग कर दो। पहले 5 में ऊपर P रहेगा, 2 कॉमन रहेंगे जिसमें C रहेगा, एक इंडिविजुअली C रहेगा, सो दैट लेटर ऑन यूजिंग द डायग्राम यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वेरी वेल। ये कोशिश है।
बना लिए क्या? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हो गया यहां तक कि सबका? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व इट थ्रू द डायग्राम एंड देन वी विल पुट आवर फॉर्मूला। फॉर्मूला भी हम लोग सीखे हैं। अब पहले तो इसका नोटेशन, वी फेल्ड इन फिजिक्स इफ यू फेल्ड इन केमिस्ट्री। इसको हम नोटेशन में कैसे बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन सी, पी बाय सी। अब फेल्ड इन फिजिक्स इफ यू हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री। अब इसमें देखिए, ये चॉकलेट के बार में देखिए कि केमिस्ट्री में कितने बच्चे फेल हुए बताइए? 3। ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब उसमें से फिजिक्स में फेल कितने बच्चे हुए? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। और ये आंसर हम लोग हमारे फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन सी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हमने अभी ऊपर ए पॉइंट में कैलकुलेट किया है, तो कितना हो जाएगा? 2/20। और नीचे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन केमिस्ट्री कितना था? 3/20। ये तो हमको बेसिक डेटा दिया ही था 15%, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन फिजिक्स गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री। एंड P गिवन C अलग होता है, C गिवन P अलग होता है। जैसे उधर हमने किंग और रेड कार्ड का देखा, इट इज नॉट द सेम। इंटरसेक्शन करोगे तो सेम आएगा बोथ, लेकिन आप डिनोमिनेटर चेंज कर दोगे तो आंसर तो चेंज हो जाएगा ना। ये समझा आपको? डायग्राम में भी मैच हो रहा है और फॉर्मूले से भी आ रहा है। देन सी पॉइंट क्या पूछा बताइए? फेल्ड इन केमिस्ट्री इफ यू फेल्ड इन फिजिक्स। अब हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाय P, इसका नोटेशन रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन दैट P हैज हैपेंड। अब P हैज हैपेंड मतलब फेल्ड इन फिजिक्स हो गया। तो केमिस्ट्री में फेल्ड इन फिजिक्स कितने बच्चे हुए? 5। 5 में से केमिस्ट्री में भी फेल कितने बच्चे हुए? 2। का आंसर क्या आना चाहिए? 2/5। लेट अस सी हमारा फॉर्मूला भी सेम आंसर देता है क्या? फॉर्मूला क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशन, मतलब कि डिनोमिनेटर रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, फेलिंग इन फिजिक्स। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2/20 प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। बोलो 5/20। करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया? 2/5। फाइनल आंसर दिए हैं आपको बुक में, आप चेक भी कर सकते हो कि सेम आ रहा है। ऑब्वियसली ये जैसे 10/100 लिखा अपना 2/20 आया, सो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल अराइव एट द सेम वैल्यू, उतना फर्क तो रहेगा। बोलिए ये क्लियर है? अब तो 3 हुए, 12 क्वेश्चंस में से 3 हो गए करेक्टली। नेक्स्ट आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन फिजिक्स ओनली। प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन फिजिक्स ओनली, तो क्या होगा? अब इसमें से कितने बच्चे जो ओनली फिजिक्स में फेल हो देख लीजिए, 3/20। इसी को आपने तो डायग्राम से निकाल लिया, इसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली फिजिक्स का, कैसे लिखेंगे बताइए? बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ P माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C। वेरी गुड। इसको हम लोग P माइनस C ऐसा भी लिखते हैं, इसको हम लोग P इंटरसेक्शन C डैश ऐसा भी लिखते हैं। देखो उसी चीज के अलग अलग नोटेशन है, समझ रहे हो क्या? P माइनस C, P इंटरसेक्शन C डैश, इसका मीनिंग क्या होता है? फिजिक्स में फेल हुआ एंड केमिस्ट्री में फेल नहीं हुआ। और इसी का फॉर्मूला आपने मुझे बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन फिजिक्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन बोथ, राइट? तो ये कितना आ गया था? ये ओवरऑल 5/20 था फिजिक्स का, उसमें से बोथ का, केमिस्ट्री भी कब कब आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना, 2/20। सो ओनली फिजिक्स का केस कितना बचा? 3/20। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये 3 केसेस बचे।
हमने क्या किया, डायग्राम में देखिए ये 5 लिया पहले, 5 में से ये दोनों हटा दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, तो कितने बचे 3। अब ये नोटेशंस, तीनों नोटेशन से कंफर्टेबल हो आप लोग? फिजिक्स ओनली P माइनस सी भी वही मीनिंग होता है, एंड P इंटरसेक्शन C डैश से भी वही मीनिंग आता है, मतलब केमिस्ट्री में पास हो रहा है बट फिजिक्स में फेल हो रहा है, ऐसा। देन यहां जो डैश वाला है मतलब वो पास है, ठीक है, जो नॉर्मल P या C लिखा है मतलब वो फेल है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, ई पॉइंट में बताइए क्या पूछा है। प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इन फिजिक्स इफ ही पास्ड इन केमिस्ट्री, P given C dash। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, P given C dash, C dash मतलब passed in chemistry, okay, and given that he has passed in chemistry, अब बताओ probability that he has failed in physics, 3/17, वेरी गुड। डायग्राम में से पहले देख लेते हैं, केमिस्ट्री में पास कितनी बार हो रहा है, 17 बार, ये 3 केसेस को छोड़ देंगे तो बाकी 17 बार केमिस्ट्री में पास हो रहा है, उसमें से फिजिक्स में फेल कितनी बार हो रहा है, 3 बार, आई मीन कितने बच्चे, तो 17 में से 3 बच्चे फिजिक्स में फेल हो रहे हैं, सो द आंसर इज 3/17, वेरी गुड। इसको हम लोग फॉर्मूले के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करने जाए तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन C डैश डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश। अब इसमें न्यूमरेटर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, कहां पर, इसी पेज पर, पॉइंट नंबर D, कितना था 3/20, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश कितना हो गया 17/20। ये 17/20 आया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फेल होने के चांसेस कितने थे, 3/20, तो केमिस्ट्री में फेल नहीं होने के चांस है 17/20, समझ रहे हो? तो ये आंसर आ गया, कितना आ गया 3/17, ऐसा। सो देयर आर एक्चुअली these 12 क्वेश्चंस पॉसिबल है, एक एक ऐसे ऐसे करके। देन यहां तक समझ रहे हैं पक्का? देन नेक्स्ट क्या बताइए, प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन केमिस्ट्री इफ ही फेल्ड इन फिजिक्स। पास्ड इन केमिस्ट्री, अच्छा फिजिक्स में फेल हो गया ये दिया है, तो सैंपल स्पेस में कितने आएंगे आइटम, 5। ये 5 केसेस में से केमिस्ट्री में पास कितनी बार हुआ है, 3 बार, 3 बार पास हुआ है, चॉकलेट बच रही है ना, 3 बार पास हुआ है, तो आंसर क्या आना चाहिए 3/5। इसका नोटेशन क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C डैश गिवन P, गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन फिजिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन केमिस्ट्री। इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, C डैश इंटरसेक्शन P, which is nothing but P इंटरसेक्शन C डैश, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A एक ही होता है ना, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ P। कोई पॉइंट नंबर B में छूट गया है, कोई पॉइंट नंबर F में छूट रहा है, कोई पॉइंट नंबर I में छूटेगा, I है क्या, है ना, कोई बाद में छूटेगा, लेकिन कोई ना कोई छूटते जा रहा है, तो इसलिए आपको मैं जब पूछ रहा हूँ समझ में आया क्या, तो सच्ची सच्ची बताओ, है ना, झूठा मोटा मुंह मत हिलाओ, हाँ समझ गया समझ गया, क्योंकि चैप्टर छोड़ने की नौबत आ जाएगी, नहीं तो ये आगे के क्वेश्चंस आपको ऐसे टफ लगेंगे कि पुराना जो इजी था वो भी छोड़ दोगे और फिर एग्जाम में मार्क्स छोड़ दो। इसलिए बोल रहा हूँ कि पूछ लो, बता दो, कुछ नहीं समझा तो वहां पर दूसरे तरीके से समझाओ। ये क्या लिखा है, C डैश गिवन P। अब बार बार सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन केमिस्ट्री इफ ही फेल्ड इन फिजिक्स, पास इन केमिस्ट्री मतलब C डैश, गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन फिजिक्स मतलब P। अब ये जो P है ये डिनोमिनेटर में आ गया, और न्यूमरेटर में तो दोनों का इंटरसेक्शन आता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में आ गया, C डैश इंटरसेक्शन P, और ये हम लोग निकाल के बैठे यहाँ पर, which was equal to 3/20, एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स 5/20, फेलिंग इन फिजिक्स, द आंसर इज 3/5। ये 3 क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं, है ना, P ओनली पे बेस्ड हैं, फिजिक्स ओनली पे बेस्ड हैं। अब नेक्स्ट 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे 3-3 के सेट है, पहले जो 3 थे वो बोथ वाले पे बेस्ड थे, अगले जो 3 थे वो फिजिक्स ओनली पे थे, अगले 3 केमिस्ट्री ओनली पे है। क्या पूछा है अगला आपको, प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्स इन केमिस्ट्री ओनली, देख के बता दीजिए डायग्राम में कितने बच्चे हैं। अच्छा डायग्राम में विश्वास करते हो कि नहीं, ये वाले डायग्राम ये सही बना है, ये मानते हो कि नहीं? ओके, क्योंकि ये डायग्राम कहां से बना है, वही डेटा से, है ना, हम लोग ने ऐसा बनाया ताकि टोटल 6 बच्चे रहे जो कोई ना कोई में फेल हुए,
5 बच्चे जो फिजिक्स में फेल हुए और 3 बच्चे जो केमिस्ट्री में फेल हुए, तो ओनली केमिस्ट्री का एक बच्चा आता है, तो ओनली केमिस्ट्री का प्रोबेबिलिटी है 1/20। और यही हम लोग नोटेशंस में कैसे लिखेंगे, C माइनस P लिख सकते हैं या P डैश इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। P डैश इंटरसेक्शन C फिजिक्स में फेल नहीं हो रहा है एंड केमिस्ट्री में फेल हो रहा है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री ओवरऑल क्या थी 3/20 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कितना है 2/20, क्या हो जाएगा आंसर 1/20। आंसर हो जाएगा 1/20। आया क्या समझ में? ये तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया था। अब इसके जो दोनों और कैलकुलेशन है इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे बेस्ड। एक पूछ सकते हैं P डैश गिवन C और एक पूछ सकते हैं C गिवन P डैश, राइट और रॉन्ग। देख लो अगला क्या पूछा है, फेल्ड इन केमिस्ट्री इफ यू पास्ड इन फिजिक्स। तो दिमाग खराब होने तक के सोचना है, फेल्ड इन केमिस्ट्री इफ यू पास्ड इन फिजिक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन P डैश, ये पूछा है H वाले पॉइंट में, C गिवन P डैश न्यूमरेटर। अच्छा वैसे देख करके बता दीजिए 1/15, क्योंकि P डैश वाले ये 15 केसेस हैं, उसमें से केमिस्ट्री में फेल एक ही बच्चा हुआ है, तो द प्रोबेबिलिटी इज 1/15। डायग्राम भी आंसर दे रहा है, इसने डायग्राम बनाया ताकि आपको समझ में आए। सिर्फ फॉर्मूले में तो अभी तक कब का दिमाग खराब हो चुका रहता है, अभी आधा ही हुआ है। अब क्या हो जाएगा आगे, P ऑफ C इंटरसेक्शन P डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ P डैश, दोनों का इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में आएगा और कंडीशन की प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी। बताइए C इंटरसेक्शन P डैश मतलब P डैश इंटरसेक्शन C, ये दोनों एक ही होता है, तो क्या आ गया न्यूमरेटर, क्या आ गया 1/20। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा P डैश बोले तो 15/20। आ रहा है समझ में? सो आंसर आ गया 1/15। P डैश 15/20 आया क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन फिजिक्स 5/20 था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग था या पासिंग था 15/20, तो 1/15 आंसर है। एंड देन क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बिना देखे भी बता सकते क्वेश्चन क्या रहेगा, P डैश गिवन C रहेगा ना, मतलब पास्ड इन फिजिक्स गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री। अब बताइए गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री, पास्ड इन फिजिक्स गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री, ऐसे कितने केसेस है डायग्राम में, गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री 3, ये 3 केसेस है। 3 में से फिजिक्स में पास कितने बच्चे हुए, हाँ 1, वो 2 बच्चे तो फेल हुए, 3 जो केमिस्ट्री में फेल हुए उसमें से 1 बच्चा फिजिक्स में पास हुआ, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/3। बाकी के 17 केसेस बाहर हो गए। डिस्कशन में हमने सैंपल स्पेस को नैरो डाउन कर दिया, क्योंकि जैसे ही बोला गिवन दैट ही हैज पास्ड इन केमिस्ट्री, सॉरी जैसे ही बोला गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री, तो 3 ही केसेस है, उसमें से फिजिक्स में पास होने वाला एक ही बच्चा है, 3 में से एक ही। ओके, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ P डैश इंटरसेक्शन C अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ C। यहां पर ये इवेंट डिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंट की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही इस केस में, P ऑफ P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P ऑफ P इंटू P ऑफ C, यहां पर नहीं हो रहा है, ये कंडीशनल है पूरा। तो बताइए क्या हो जाएगा, P डैश इंटरसेक्शन C मतलब 1/20 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन केमिस्ट्री कितना है 3/20, तो आंसर इज 1/3। ये आंसर है। एग्जाम में अगर आपको सिर्फ ये पूछा रहता था बाकी कुछ नहीं, वो डेटा दे करके, तो आपको ये निकालना रहता था, फिर नेक्स्ट स्टेप ये करना रहता था, क्योंकि ये कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर लगेगा ना अपने को, एंड न्यूमरेटर है ओनली केमिस्ट्री। न्यूमरेटर किस चीज का है, ओनली केमिस्ट्री। समझ रहे हैं कि कुछ यहां तक के? सो ये हो गए 9 केसेस आउट ऑफ 12। अब 3 केसेस और खतरनाक वाले बचे, कौन से? दोनों में पास वाले केसेस है ना, प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन बोथ। बताइए ऐसे कितने बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए? देख लो आप, अगला आइटम वही है जी वाला, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। 14 बच्चे आउट ऑफ 20,
करेक्ट। इसका नोटेशन कैसा रहेगा बताइए जरा, पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। फिजिक्स में फेल नहीं हुआ एंड केमिस्ट्री में भी फेल नहीं हुआ, एंड आया, यूनियन नहीं आया, तो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पास्ट इन बोथ, बोलो 1 माइनस पी यूनियन सी। कल जो डी मॉर्गन लॉ पढ़े थे, ये हो जाएगा 1 माइनस फेल्ड इन एटलीस्ट 1, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 6/20, तो इसका आंसर आया 14/20। देखो ना, हमने ये केसेस हटा दिया तो हमको बाकी के पूरे केसेस मिल गए, 14 केसेस आउट ऑफ 20। फेल्ड इन एटलीस्ट 1 तो हमको दिया ही था ना, उसको हटा दो तो फिर जो केसेस बचेंगे उसमें फेल्ड इन नन रहेगा, वैसा। ओके, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, वो फॉर्मूले को शफल किया हमने। अब क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें से, ये इंटरसेक्शन में से क्या क्या पूछ सकते हैं, 2 कंडीशंस पूछ सकते हैं, क्या, पी डैश गिवन सी डैश और सी डैश गिवन पी डैश, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। ओके, के नंबर में क्या पूछा है देख लो, पास्ट इन फिजिक्स इफ ही पास्ट इन केमिस्ट्री, पास्ट इन फिजिक्स इफ ही पास्ट इन केमिस्ट्री, इसका नोटेशन क्या रहेगा, पी डैश गिवन सी डैश। फॉर्मूले को बाद में लिखते हैं, पहले बताइए, गिवन दैट ही हैज पास्ट इन केमिस्ट्री, कितने बच्चे जो केमिस्ट्री में पास हो गए, 17, ये 3 केसेस छोड़ दो, 17 बच्चे जो केमिस्ट्री में पास हो गए, उसमें से फिजिक्स में पास कितने हुए हैं, 14 हुए, है ना। ये 3 17 में से ये 3 भी छोड़ दो, तो 14 आउट ऑफ 17, दैट विल बी द आंसर। ऐसा आपको लग रहा होगा ये तो पहले भी कहीं किया था, 17 देखा था, किया था, तब हमने फिजिक्स में फेल की प्रोबेबिलिटी निकाला था, हमने पी गिवन सी डैश निकाला था, देखो पिछले पेज पे, ये वो 3/17 था। तो गिवन दैट केमिस्ट्री में पास हुआ तो फिजिक्स में फेल के चांसेस 3/17 थे, तो गिवन दैट केमिस्ट्री में पास हुआ तो फिजिक्स में पास के चांसेस 14/17 रहेंगे ना, ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट रहेंगे, ज्यादा हो रहा है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन बोथ, हमने ऊपर निकाल के बैठे 14 आउट ऑफ 20, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री 17/20, आंसर इज 14/17। यू कैन कीप चेकिंग द फाइनल आंसर्स, मैच हो जाएगा क्योंकि हम लोग डायग्राम में भी वो आंसर को देख रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन केमिस्ट्री गिवन दैट ही हैज पास्ड इन फिजिक्स। ओके, बताइए, गिवन दैट ही हैज पास्ड इन फिजिक्स, ऐसे कितने केसेस है 20 में से 15 केसेस है जहां वो फिजिक्स में पास हुआ है, उसमें से कितनी बार केमिस्ट्री में भी पास हुआ है, 14, आंसर क्या आएगा 14/15। डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, चॉकलेट्स का तो सिर्फ बहाना था। तो क्या हो जाएगा बताइए, न्यूमरेटर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश, न्यूमरेटर हो जाएगा 14/20, डिनोमिनेटर हो जाएगा 15/20, तो आंसर आया 14/15, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स दिए सिर्फ और आपसे 12 आइटम पूछ लिए, 12 कैलकुलेशंस कंडीशनल वाले, सो यू शुड बी एबल टू डू दिस। तो कंडीशनल के जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे, ये सभी फॉर्मूले की एक समरी आपकी किताब में दी है। देखो आपकी किताब में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, उसमें पूरे ए और बी के टर्म्स में आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। मतलब एक इसमें से एक याद कर लिया अगर बेसिक वाला, तो बाकी सब उसी की डेरिवेशन से। मिला क्या आपको, पेज नंबर 5.11 पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो फिर तो मैंने आपको बताया पी ऑफ बी गिवन है विल बी इक्वल टू पी ऑफ बी, ये ऊपर वाला, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट इफ इवेंट्स आर डिपेंडेंट देन ये 8 फॉर्मूले बन के आ गए, और हमने ये 8 + 4 ये ऐसे 12 काम के, 4 कौन से किए, ये एक निकाला, ये 1 2 3 4, ऐसे करके 8 कंडीशनल वाले और 4 इंटरसेक्शन वाले, ऐसे करके हम लोग ने टोटल 12 आइटम सॉल्व किया, ठीक है। सो एक बार आप इसको स्टडी कर लेना, कोई दिक्कत आती है तो बताना। दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, अब इसका एप्लीकेशन आपको कैसे आ सकता है, ऑब्वियसली आपको ऐसा 12 क्वेश्चन वाला बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये चैप्टर का ही उतना वेटेज नहीं कि 12 मार्क का सीधा इस चैप्टर से आ जाए।
आपको आ सकता है ऐसा क्वेश्चन जो आईसीआई की किताब का है, सेट सी में है। फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30%, 40% and 50% failed in physics, chemistry and at least one of the two subjects. If an examinee is selected at random, what is the probability that he passed in physics if it is known that he failed in chemistry? Probability that he passed in physics if it's known that he failed in chemistry. मतलब हमने जो 12 केसेस किए उसमें से एक पूछा है बस आपको। तो आपको पहली बात तो इसको प्रॉपर नोटेशंस में सोचते आना चाहिए, हर बार तो डायग्राम नहीं बनाते बैठेंगे अपन। तो पहला आपको जो प्रोबेबिलिटी दी है वो फेल की दी है, तो फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 बोल देता हूं, 30%। केमिस्ट्री में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो लिखा है फिजिक्स की 30%, केमिस्ट्री की 40%, एंड एटलीस्ट 1 की थोड़ी ज्यादा ही रहेगी, राइट। एटलीस्ट 1 की दोनों का ऐड होता है, फिर कॉमन वाला माइनस होता है, तो कितना है, कितना दिया है 0.5। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा उस हिसाब से आगे का सॉल्व करेंगे ना हम लोग। पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन फिजिक्स P डैश, क्योंकि P तो फेल की प्रोबेबिलिटी थी, P डैश गिवन दैट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री, ये पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, P डैश इंटरसेक्शन C डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ये पूछा है, ठीक है। तो जरा बताइए क्या हो जाएगा ये, P डैश इंटरसेक्शन C कहां से लाएंगे हम, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओनली फिजिक्स नहीं, ओनली केमिस्ट्री, तो कहां से आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, उसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ भी लगेगा, वो कहां से लाएंगे, वो यूनिवर्सल से लाएंगे। तो नीचे हमको 2 वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, फर्स्ट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन बोथ विच इज इक्वल टू, मैं सीधा वैल्यूज लिख रहा हूं चलेगा, 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.5, कितना हो जाता है बोलो, 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन बोथ। सेकेंड, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग ओनली इन केमिस्ट्री, P डैश इंटरसेक्शन C विच कैन बी रिटन एज C माइनस P ऑल्सो, ध्यान से देख लो, C माइनस P भी बोल सकते हो उसको, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ P इंटरसेक्शन C, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2, ये आ गया 0.2, P डैश इंटरसेक्शन C भी सेम आ गया कोइंसिडेंटली 0.2। अब हमारे पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों अवेलेबल है, कुछ समझा क्या, ये काम हम लोग ने, यही काम 12 अलग अलग जो केसेस किए थे उसमें यही काम किया था, बस वहां पर आपको पहले ये पूछ लिया था, फिर ये पूछ लिया था, फिर ये पूछा था, मतलब आपके पास समय था वो कैलकुलेट करने का। अभी हम लोग इसको खुद होके सोच रहे कि हमको ये डिराइव करना पड़ेगा। अब बताइए न्यूमरेटर क्या लिखेंगे, 0.2, डिनोमिनेटर 0.4, तो आंसर इज 1/2 या 0.5, 2/4, समझा क्या, सो आंसर इज ऑप्शन ए 1/2। ओके, इफ यू आर गुड एट इट, प्रैक्टिस हो गई थोड़ी तो फास्ट भी हो जाएगा ये, ऐसा मैं तो समझा रहा हूं तो धीरे 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 कर रहा हूं, लेकिन फास्ट भी हो जाएगा अगर आप उसमें फॉर्मूले में कंफर्टेबल हो गए, तो फॉर्मूले में कंफर्टेबल हो गए अगर आप उसका प्रैक्टिस कर पाओगे तो। एंड प्रैक्टिस आपको सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हुए करना है ना, ऐसा नहीं कि स्टैटिस्टिक्स को ज्यादा टाइम दे रहे या कोई एक सब्जेक्ट को, आपको बैलेंस करना है प्रॉपर्ली, ठीक है, यहां तक समझाओ। अब ऐसे ही के ना कंडीशनल पे और भी क्वेश्चंस हैं, काफी सारे हैं, तो हम लोग अभी आज अपनी और एक क्लास है ना बाद में, ठीक है, तो उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।